ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर, अभी तो आ रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं जब तक सही चलेगा। वैसे मेरे साइड पानी बरसना शुरू हो गया, देयर मे बी अ नेटवर्क इशू लेटर ऑन बट नॉट नाउ। चलिए बच्चों, बॉयल्स टेम्परेचर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? तो देखो, बॉयल्स टेम्परेचर जो होता है ये कुछ ऐसा होता है। ध्यान दीजिए, मैं ग्राफ के थ्रू बताऊंगा फिर डेफिनेशन लिखाऊंगा। ऐसा, ये Z वर्सेस P का ग्राफ है। ये Z इक्वल टू 1 है, यानी आइडियल गैस। और फिर ऐसा बोलते हैं कि बाकी गैसेस के लिए, किसी एक गैस के लिए कोई एक पर्टिकुलर गैस का नाम लो, जिस गैस को फिक्स कर लो, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी गैस आप फिक्स कर लो अपने मन में। तो उस गैस का ग्राफ किसी टेम्परेचर T पे ऐसा आया। देखिए बच्चों, किसी टेम्परेचर T पे ऐसा आ गया। ये टेम्परेचर T था, T1। फिर क्या था, हमने बच्चों टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने में ग्राफ ऐसा हो गया, ऐसा ये T2। टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो गया। नहीं, T2 अच्छा नहीं बना, फिर से बनाएंगे थोड़ा ग्राफ। देखिए टेम्परेचर T1 पे ग्राफ ऐसा था बच्चों। देखिए आइडियल गैस, किसी गैस के लिए टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, ग्राफ क्यों हो गया? देखिए ऐसे, ये T2 पे टेम्परेचर बढ़ा के T3 कर दिया। तो T3 टेम्परेचर जैसे ही करते ग्राफ ऐसा हो गया। देखो बच्चों, इस टाइप से ऐसे, ये ग्राफ रेड है ऐसा, T3। तो अब जरा मुझे बताइए, ध्यान से ग्राफ को देखिए, रेड वाली लाइन को देखिए और बताइए, टेम्परेचर T1 है, ये T1 T2 T3 टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ T1 था, फिर T2 हुआ, फिर T3, टेम्परेचर लगातार बढ़ा रहे हैं। किसी गैस, कोई भी गैस थी हमारे पास, कोई भी गैस जो वो गैस से लिया, उसका ग्राफ ऐसा जा रहा था, टेम्परेचर बढ़ा हो गया। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते टेम्परेचर T3 आ गया। T3 पे ग्राफ का ऑब्जर्वेशन आप देखिए ठीक से। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो जूम कर दें, वीडियो ठीक है ना? नहीं तो जूम कर दें, और जूम। T3 पे देखिए, T3 पे जूम करना भी चाहूंगा, वीडियो नहीं भी तो भी जूम एक बार देख लीजिए। देखिए जूम है ये, T3 पे क्या जूम है, देखो एक बार। ये T3 पे रेड वाली जो ग्राफ है वो लगभग देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट ब्लू वाले, ये हमारी Z इक्वल टू 1 को टच कर रही है। मैं इसको थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ। T3 पे हुआ क्या, T3 पे ग्राफ ऐसा चला ही रही है, ऐसा। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट ऐसा ही है। क्या यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि ग्राफ जो रेड लाइन है ब्लू लाइन को क्या कर रही है, लगभग ओवरलैप कर रही है, कॉन्साइड कर रही है उसके साथ। तो क्या बोलेंगे, ये टेम्परेचर T3 एक ऐसा टेम्परेचर है, इस पर्टिकुलर जो मैंने एग्जांपल लिया इसके हिसाब से, ये टेम्परेचर T3 ऐसा टेम्परेचर है जिसपे ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर में, यहां से यहां तक का प्रेशर रखा जाए तो इस पूरे प्रेशर रेंज में क्या है, Z के 1 के आसपास है। यानी गैस रियल थी, ग्राफ पहले ऐसा गया, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा हल्का सा ऐसा हुआ, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिसपे जो ग्राफ होता है Z का, वो Z इक्वल टू 1 को काफी हद तक कॉन्साइड करता है। यहां तक प्रेशर बहुत बढ़ा दिया तो ठीक ऊपर निकल गया था भाई। ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर Z लगभग 1 के, इस Z इक्वल टू 1 के ग्राफ को ये रेड वाला ग्राफ ओवरलैप करता है बच्चों। यही टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T3 कौन सा टेम्परेचर है जिसपे Z की वैल्यू लगभग 1 के आसपास है। ये रेड लाइन ब्लू वाले को जस्ट कंसाइड करेंगे, Z की वैल्यू लगभग 1 के आसपास है। इसी टेम्परेचर का नाम देते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसको, बॉयल्स टेम्परेचर। तो बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, आई रिपीट, बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे रियल गैस आइडियली बिहेव करती है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, क्योंकि उसका ग्राफ Z का ग्राफ Z इक्वल टू 1 को के आसपास चलता है, उसको टच करते हुए चलता है, काफी हद तक टच करते हुए चलता है। तो लिखिए एक चीज, लिखिए इसको, ये तो समझाने के लिए था, डेफिनेशन लिखिए बॉयल्स टेम्परेचर का। देखें, टेम्परेचर ऑफ रियल गैस, बॉयल्स डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ रियल गैस at which temperature of real gas at which it behaves ideally, at which it behaves ideally, ब्रैकेट में Z अप्रॉक्स इक्वल टू 1, ऐसा it behaves ideally, ब्रैकेट में Z अप्रॉक्स इक्वल टू 1, ब्रैकेट क्लोज, over a wide range of pressure,
over a wide range of pressure, over a wide range of pressure is known as Boyle's temperature. Is known as Boyle's temperature. फिर समझ लीजिए क्या मैंने बोला, टेम्परेचर ऑफ रियल गैस एट विच इज बिहेव्स आइडली, आइडली क्या ब्रैकेट में लिखा है, z अप्रॉक्स इक्वल टू 1 है ना, ब्रैकेट क्लोज, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, यानी टेम्परेचर T3 पे वाइड रेंज ऑफ प्रेशर यहां से यहां तक z इक्वल टू 1 है लगभग, इसके बाद ठीक है, बट वाइड रेंज ऑफ प्रेशर z इक्वल टू 1 यानी आइडली बिहेव कर रहा है, उस टेम्परेचर को हम बॉयल्स टेम्परेचर बोलेंगे, यानी जब रियल गैस आइडली बिहेव करे ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। क्या वो बॉयल्स टेम्परेचर, जब रियल गैस आइडली बिहेव करे, वो टेम्परेचर इस पर रियल गैस आइडली बिहेव करती क्या है, देखो जरा, क्लियर है। और ऐसा कहते हैं कि बॉयल्स टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट लिखिए, बॉयल्स टेम्परेचर इज गिवन बाई, इसको कैलकुलेट भी करके बताएंगे, बॉयल्स टेम्परेचर इज गिवन बाई T मतलब टेम्परेचर, B फॉर बॉयल्स, इट इज गिवन बाई A अपॉन RB, A अपॉन RB। बच्चों R तो आप जानते हैं गैस कांस्टेंट है, लेकिन A और B वंडरवॉल कांस्टेंट है, लिख लीजिएगा, R गैस कांस्टेंट है, A और B वंडरवॉल कांस्टेंट है। तो A और B वंडरवॉल कांस्टेंट जो रियल गैस के लिए होते हैं, अगर रियल गैस के वंडरवॉल कांस्टेंट पता है तो उन कांस्टेंट को रखिए और आप क्या निकाल पाओगे, वंडरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू रखो और गैस कांस्टेंट रखो, TB बॉयल्स टेम्परेचर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट करके बताएंगे भी, अब आपको नोट आगे बढ़ने दीजिए, इसी में अपने आप आ जाए कैसे आया ये, A अपॉन RB, सर तो R यानी इंटू बी। हम कह सकते हैं कि सर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे सर रियल गैस आपका आइडियल के तरह बिहेव करता है ना सर। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, लो बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों करता है, 2 मिनट रुक जाइए, सब सारी बातों पर हम चलेंगे, हमने कहा था लास्ट क्लास जो होगी इस पर सब डिस्कशन होगा, ये सब आएगा, ठीक है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे गैस आइडियली बिहेव करेगी भी, क्योंकि z इक्वल टू, z अप्रॉक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बॉयल्स टेम्परेचर जो है TB A अपॉन RB होता है, और ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसको मैंने रेड वाले लाइन से, रेड वाले ग्राफ से दिखाया और कहा ये Z की वैल्यू लगभग 1 है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, है ना, Z की वैल्यू 1 होगी नहीं, रियल गैस आइडियली बिहेव करती है, वो टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियली बिहेव करे ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। सबने समझ गया, अभी लिख लो TB इक्वल टू A अपॉन RB होता है, बट डिस्कस करेंगे आता कहां से, फिलहाल नोट नंबर 4, फिलहाल बच्चों लिखें नोट नंबर 4। हाँ बोलिए सर। वो जो ग्राफ था उसमें पहले T1 का प्रेशर कम था और लास्ट में ज्यादा हो गया। ना प्रेशर के T1 पे टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, T1 बनाते समय पहला ग्राफ बनाते समय टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये जितनी लाइन बनाएंगे, जितने ग्राफ होते हैं, उस ग्राफ के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जो पहला ग्राफ बना इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरा ग्राफ बना इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तीसरा ग्राफ बना इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेड वाला पूरा ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर T3 पे बना है। और प्रेशर इन एक्स कोऑर्डिनेट पे प्रेशर ले रहा है, प्रेशर तो वेरी कर रहा है, प्रेशर जेड के संग प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है जबकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर T1 पे ग्राफ ऐसा, T2 पे ऐसा, T3 पे ऐसा लगा कि रेड वाला ग्राफ जो T3 बन रहा है वो ब्लू वाले को लगभग ओवरलैप कर रहा है काफी दूरी तक, इसका मतलब गैस रियल गैस है, लेकिन इस टेम्परेचर T3 पे कैसे बिहेव कर रही है, आइडियली बिहेव कर रही है। तो T3 को क्या बोलेंगे, T3 इक्वल टू बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस, जो भी फोटो में बनी है, जो T3 है ये बॉयल्स टेम्परेचर है इस गैस का, राइट। यस सर। हटाएं इसको बच्चों, नोट नंबर 4, ध्यान रखना बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो रियल गैस आइडियली बिहेव करती है, एक लाइन में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, वो टेम्परेचर से रियल गैस आइडियली बिहेव करे वो हमारा बॉयल्स टेम्परेचर हो गया, ओके। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 में 3 पॉइंट आएंगे, पहला होगा जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, देखो बच्चों, जूल थॉमसन इफेक्ट गैस में ऑब्जर्व होता है, वैसे थर्मोडायनेमिक्स से अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको क्यों होता है, बट फिलहाल है क्या इफेक्ट वो मैं अभी बताऊंगा। ऐसा कहते हैं जब किसी, मान लीजिए जैसे आपको पता है ना ट्रक का टायर,
ट्रक का टायर या ट्यूब जो होता है उसमें बहुत हाई प्रेशर होता है। ये ट्रक का टायर है, मान लो इसमें बहुत हाई प्रेशर है। देखिए साइकिल के ट्रक में या ट्यूब में हवा थोड़ी कम होती है, गाड़ी में ज्यादा होती है, मतलब टू व्हीलर में और ज्यादा होती है, थ्री व्हीलर में और ज्यादा, फोर व्हीलर में और ज्यादा। फोर व्हीलर में ट्रक में बहुत ज्यादा हवा, बहुत हाई प्रेशर पे हवा भरी जाती है। तो ट्रक का टायर बोलेंगे मतलब, ट्रक का ट्यूब बोलेंगे मतलब बहुत हाई प्रेशर पे एयर है। तो इसके अंदर बहुत हाई प्रेशर पे हवा भरी हुई है, हाई प्रेशर है ना। हाई प्रेशर पे जो एयर भरी हुई है, ये हवा हाई प्रेशर पे भरी हुई है। और हाई प्रेशर पे क्या होता है बच्चों, हाई प्रेशर पे अंदर भरी हुई गैस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अब कहते हैं इस ट्यूब में एक पिन होल कर देते, बहुत पतला सा बल, पिन होल, बहुत मतलब पिन होल है, वन वे है। जैसी पिन होल करते हैं बच्चों ये हवा बाहर निकलने लगती बहुत तेजी से ऐसे, है ना। तो कहते हैं जनरली क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस अंदर भरी हुई हवा का टेम्परेचर है। लेकिन जब हवा ये बाहर आएगी तो टेम्परेचर इसका घट जाता थोड़ा सा, 24.8 डिग्री सेल्सियस हो गया सपोज। तो आपको क्या लग रहा है कि अंदर भरी हुई ट्यूब के अंदर जो हवा भरी है उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 मैंने अपने मन से ले लिया, अंदर टेम्परेचर 25 है, लेकिन जो पिन होल से निकलेगी बहुत तेजी से, अचानक, मतलब अचानक अपने पिन होल कर दिया तो हवा बहुत तेजी से हड़बड़ी में निकलेगी। और जब हवा बहुत तेजी से निकलती है हड़बड़ी में, तो कहते हैं पिन होल से बाहर निकलते समय हवा क्या ठंडी हो जाती है, पिन होल से निकलते समय एयर ठंडी हो जाती है। देखिए अंदर 25 बाहर 24.8, यानी कूलिंग हो गई। ये कूलिंग इफेक्ट है, राइट। और इस कूलिंग इफेक्ट को नाम देते हैं हम लोग क्या, इस कूलिंग इफेक्ट को नाम देते हैं एक, और वो नाम है जूल थॉमसन इफेक्ट। पिन होल से निकलते हवा का क्यों हवा ठंडी हो गई ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन हाँ पिन होल से निकलते हवा को ठंडा हो जाना क्या है, ये कूलिंग इफेक्ट है। इस कूलिंग इफेक्ट को जूल थॉमसन बोलते हैं। जरा इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट लिखाने से पहले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमने अंदर टेम्परेचर 25 तो बाहर 24.8, हमने अंदर की हवा का टेम्परेचर अगर 26 होता तो बाहर निकलते समय हो सकता 25.9 हो जाता। फिर भी कूलिंग हो रही है, अभी भी कूलिंग हो रही है ना। टेम्परेचर अंदर टेम्परेचर है लेकिन बाहर निकलते समय उसी हवा का टेम्परेचर घट जाएगी। ये हवा का टेम्परेचर, वही हवा जब बाहर आती है तो उसका टेम्परेचर है, ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं है। ये हवा बाहर आएगी, टेम्परेचर कूलिंग हो रहा है। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा के 27 कर दिया, 27 नहीं 29 कर दिया। और 29 पे देखें क्या होता है, हवा बाहर निकली और 29.2 हो गई। 30 डिग्री पे क्या हुआ, बाहर निकली 30.4 हो गई। या देखिए बच्चों यहाँ पे ये कूलिंग, ये हीटिंग होने लगी, हीटिंग। तो क्या बोल रहे थे, पहला केस क्या है कूलिंग होना, दूसरा केस क्या है हीटिंग होना। अच्छा 25 डिग्री पे बाहर निकलती हवा तो कूलिंग हो रही थी, 26 डिग्री बाहर निकली तो कूलिंग हो रही, 29 डिग्री पे हीटिंग होने लगा, 30 डिग्री पे हीटिंग होने लगा। तो हमने कहा ठीक है, बीच में एक टेम्परेचर और रैंडमली हमने लिया 27 डिग्री सेल्सियस। देखा 27 डिग्री सेल्सियस करते हैं हवा बाहर निकलती है तो 27 ही रहता है। यानी इस 27 पे अगर अंदर भरी हुई हवा का टेम्परेचर 27 कर दें तो बाहर निकलते समय हवा ना ठंडी होगी ना गर्म होगी। यानी ये जो टेम्परेचर है इसमें ना तो कूलिंग हो रही है ना हीटिंग हो रही है, ये टेम्परेचर, ये स्टार टेम्परेचर। तो मैं आपको तीन चीजें बताने जा रहा हूं। पहला जो नाम लिख दिया क्या, जूल थॉमसन इफेक्ट। इस कूलिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट। दिखाने से पहले समझ लीजिए, इस कूलिंग इफेक्ट को जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। हवा का पिन होल से निकलते हुए ठंडा हो जाना कूलिंग इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। एक गैस नॉर्मली कूलिंग शो करती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते 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 हम एक ऐसा टेम्परेचर अटेन कर सकते हैं कि अगर उस टेम्परेचर कर दिया या उसके ऊपर कर दिया तो बाहर निकलते समय हीटिंग होना शुरू हो जाएगी। ये हीटिंग 29 से 29.2 हीटिंग है, 30 से 30.4 हीटिंग है। ये बाहर निकलते हुए हवा हीट हो जाती है। इस हीटिंग इफेक्ट को भी कोई नाम देते हैं। आप गेस करिए, अगर कूलिंग इफेक्ट जूल थॉमसन इफेक्ट है, जूल थॉमसन इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट है, तो हीटिंग को क्या बोलना चाहिए, रिवर्स, कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए, इसका उल्टा है, जस्ट क्या नाम देना चाहिए, कोई तो गेस करो भाई। थॉमसन जूल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट को क्या नाम देना चाहिए, नहीं इस पर नाम नहीं चेंज करिए, जैसे होता था कि उल्टा सीधा वैसे कुछ नाम होगा। कूलिंग को अगर जूल थॉमसन बोलते हैं तो हीटिंग को क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव जूल थॉमसन तो हीटिंग हो गई, सॉरी कूलिंग हो गया, ये जूल थॉमसन, इसका उल्टे क्या बोलेंगे, नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट, मतलब जूल थॉमसन का उल्टा, है ना। तो ये कूलिंग क्या है, जूल थॉमसन इफेक्ट, और हीटिंग क्या है, नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट। लेकिन बीच में एक ऐसा टेम्परेचर है 27, जो इस एग्जांपल मैंने लिया है, 27 हो जरूरी नहीं, मैंने अपने एग्जांपल में 27 लिया। 27 पे दिख रहा है ना,
बाहर निकलते समय ना कूलिंग हो रही है ना हीटिंग हो रही है, और वो टेम्परेचर जिस पे रियल गैस जब बाहर आती है ना कूलिंग शो करते हैं हीटिंग, उसको भी एक नाम देते हैं, है ना, एक खास टेम्परेचर। क्या होगा बात करेंगे। सबसे पहले आपने पहला पॉइंट डाला उसको लिखिए, कूलिंग को बोलते हैं जूल थॉम्सन, हीटिंग को बोलते हैं नेगेटिव जूल थॉम्सन, ये लिखा देंगे। और ना कूलिंग ना हीटिंग, इसको भी एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखिए, जूल थॉम्सन इफेक्ट में डेफिनेशन लिखिए बच्चों, उसमें लिखिए टेम्परेचर ऑफ रियल गैस डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ रियल गैस डिक्रीजेस, temperature of real gas decreases while passing through a pinhole. Temperature of real gas decreases while passing through a pinhole from high pressure zone to low pressure zone, from high pressure zone to low pressure zone. This cooling effect is known as, this cooling effect is known as Joule-Thomson effect. This cooling effect is known as, हाँ लिखिए लिखिए बेटा लिखिए लिखिए, देखिए temperature of a real gas decreases, temperature of real gas decreases while passing from a pinhole. Temperature of real gas decreases while passing from a pinhole, while passing through a pinhole. Temperature of real gas decreases while passing through a pinhole from a high pressure zone to low pressure zone, from a high pressure zone to a low pressure zone. Temperature of real gas decreases while passing through a pinhole from high pressure zone to low pressure zone. This cooling effect is known as Joule-Thomson effect. इसका कारण भी बताएंगे हम आपको, थोड़ा वेट करिए। This cooling effect is known as Joule-Thomson effect. ठीक है सर इसका रीजन वही है कि अगर टेम्परेचर अंदर बढ़ गया तो वो एयर हल्की हो जाएगी और बाहर फिर हाई प्रेशर बन ना जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो रीजन मैं बताता हूँ, रीजन बताता हूँ, 2 मिनट रुकिए। हाँ, तो पहला क्या होगा, जूल थॉम्सन इफेक्ट सबको समझ में आ गया, पार्ट ए। इसी का पार्ट बी लिखिए, 4 का बी लिखिए, नेगेटिव जूल थॉम्सन इफेक्ट। 4 के बाद 14 फोटो बना लो, इसमें सब कुछ दिखता है। पार्ट बी लिखिए इसी का, 4 का बी, नेगेटिव जूल थॉम्सन इफेक्ट, जूल थॉम्सन इफेक्ट। देखिए नेगेटिव जूल थॉम्सन, देखिए देखिए, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, if temperature of gas increases while passing through a pinhole, if temperature of gas increases while passing through a pinhole from high pressure zone to low pressure zone, from high pressure zone to low pressure zone, then this heating effect is known as negative Joule-Thomson effect. Then this heating effect is known as Joule-Thomson effect. Right? Then this heating effect is known as negative Joule-Thomson effect. 4 का सी, तीसरा क्या है, ये टेम्परेचर 27 को क्या बोलेंगे, इस पे ना कूलिंग हो रही ना हीटिंग, अरे इसको नाम देते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर ब्रैकेट में टी बेस में आई, टी आई, इन्वर्जन टेम्परेचर। सर ये सब टेम्परेचर में मतलब असली में ऐसा होता है, ये सब ये टेम्परेचर ये 27 ये रियल डिग्री सिचुएशन है। 27 मैंने अपने मन से लिख दिया, हर गैस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, कैसे आएगा, 2 मिनट रुको ना। इन्वर्जन टेम्परेचर लिखो, क्या होता है। हाँ बच्चों, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, तो कहते हैं ये 27 है जिसपे ना बाहर, जिसपे गैस अगर बाहर निकले पिन होल से, अगर गैस का टेम्परेचर 27 रखा जाए, मेरे इस एग्जांपल में 27 है, 27 रखा जाए तो बाहर निकलते समय क्या होगा, 27 ही रहेगा, नहीं गैस ना कूलिंग शो करेगी ना हीटिंग। बस जिस टेम्परेचर पे गैस पिन होल से निकले और ना कूलिंग शो करे ना हीटिंग, वही होता है इन्वर्जन टेम्परेचर, टी आई, टी बेस में आई लिखा हुआ है, टी आई लिखे।
temperature at which real gas do not show temperature at which real gas do not show any cooling or heating effect. Temperature at which real gas do not show any cooling or heating effect. Any cooling or heating effect while passing through a pinhole is known as inversion temperature. Is known as inversion temperature. ठीक है, is known as inversion temperature. और बच्चों ऐसा पाया गया कि इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है ये होता है 2A/RB. A/RB थोड़ी देर पहले बताया था बॉयल्स टेम्परेचर है, ये उसका डबल होता है, तो इसको ले सकते हैं 2 इंटू A/RB क्या है, A/RB हो गया बॉयल्स टेम्परेचर, 2 इंटू TB, TB मतलब बॉयल्स टेम्परेचर, ऐसे लिख सकते हैं. तो इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर उसके बॉयल्स टेम्परेचर का डबल होता है. A और B क्या है, वही है वंडरवाल पैरामीटर्स हैं. अभी बॉयल्स टेम्परेचर क्या बताते, बॉयल्स टेम्परेचर वो था जहां गैस रियल गैस आइडियली बिहेव करे ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, वो था हमारा बॉयल्स टेम्परेचर. अभी इनका क्या है इन्वर्जन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे गैस पेनहोल से निकले और कूलिंग हीटिंग ना शो करे, और ये इन्वर्जन टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर का डबल होता है, वो था A/RB, ये है 2A/RB. राइट, वो A/RB था, ये 2A/RB. सर बोलिए बेटा, बोलिए. सर कल पीटी कुछ बोल रहे हैं बालक? सर कल पीटीएम रखे हैं. हाँ बच्चा, कुछ सर्टेन स्टूडेंट्स को टाइम स्लॉट अलॉट किया गया है, 1.5 घंटे का टाइम है, उसमें जिन लोगों को सूट कर रहा है वो लोग अपना कोऑर्डिनेट कर लें. कुछ को कल किया जाएगा, कुछ को अगले हफ्ते किया जाएगा, ऐसे धीरे धीरे अपन बात करेंगे. ठीक है, पीटीएम क्यों, इसको तो एसटीएम बोल सकते हैं, स्टूडेंट टीचर्स मीटिंग. हम भी आपसे कहाँ मिले हैं, एक आध बच्चों का फोटो देख के उनको पहचान लेते, बहुतों को तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे. तो ये इंटरेक्शन मीटिंग है ना. पेरेंट को अवेलेबल है तो पेरेंट को बिल्कुल लेके आइए, नहीं तो आप खुद ही आइए, ताकि हम लोग भी तो इंटरेक्ट करें ना. आप कैसे हैं, आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं, पहचान पाएंगे सड़क पे कि नहीं पहचान पाएंगे. ठीक है, बहुत से बच्चों से मिले भी नहीं हम ना, इसलिए. तो कल आप आइए, जिन लोगों को भी टाइम दिया जाए कल का, आपके बैच को कोऑर्डिनेट करते हैं, प्रियंका मैडम कोऑर्डिनेट करती हैं, वो टाइम देंगे आपको. अगर टाइम दिया है तो उसमें आ जाइए. जिनको टाइम कल का नहीं मिलेगा उनको अगली किसी डेट का टाइम दिया जाएगा. वो सबसे मिलना है, लेकिन जो जिनके टाइम की एबिलिटी है उन्हीं से, मतलब स्लॉट के साथ. पेरेंट भी रहे तो अच्छा है. ठीक है, आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे दूर कर सकते हैं, है ना, उसके लिए. और ये कंटिन्यूस रहेगा ऑलमोस्ट हर कल कौन सा, कल थर्सडे है ना, एवरी थर्सडे जे बैच के कुछ स्टूडेंट से हम मिलेंगे. ठीक है ना, हम क्या तीनों टीचर लोग उसमें मिलेंगे. तो आप लोग जो टाइम स्लॉट दें उसको बिल्कुल मेंटेन करके आइए. प्रॉब्लम कुछ सजेशन लेके आइए, कुछ नई चीज लेके आइए, कुछ प्रॉब्लम्स बताइए अपनी. ठीक है, क्योंकि कोरोना टाइम तो अभी देखिए बेटा, गवर्नमेंट भले ही बोलते हैं 21 सितंबर से स्कूल और ये सब खोलने का, अल्टीमेटली खोलेगा नहीं अभी. ठीक है ना, मान के चलो 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना तक और खींचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हर दूसरे बंदे को तो कोरोना हो रहा है. अभी देख रहा हूँ मैंने, जिधर देखो उधर कोरोना किसी न किसी को, आपको भी देख ही रहे होंगे, आपके जान पहचान इधर उधर कहीं ना कोई कोरोना से अफेक्टेड हो रहा है. बट हाँ, रिकवर हो रहा है ये भी देख रहे हैं, मुझे जुकाम टाइप ही रिकवर हो रहा है. मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनका कोरोना जस्ट जुकाम जैसा ही रिकवर हो रहा है. ठीक है, तो अब घबराने की बात नहीं, बट फिर भी प्रिकॉशन लेना है. और हम आपको पहचाने इसलिए कल पीटीएम रखा गया है. हम आपको जाने पहचाने, 2-4 लोगों से तो मिले हैं, बहुत से नहीं मिले. ठीक है, कल आइए, कल जब आइएगा अपना वीडियो ऑन रखिएगा, ताकि वीडियो आपका ऑन रहे, हम और आप मीटिंग कर पाए. ठीक है, पेरेंट्स को लेके आइए, कोशिश करिए. अगर किसी को टाइम दिया हुआ पेरेंट अवेलेबल नहीं होते तो खुद आए बंदा. वो ये नहीं कि हम पेरेंट नहीं थे तो हम नहीं आए, नहीं, आप आइए. ठीक है, पर कोशिश करिए, पेरेंट भी हो तो अच्छा रहता है ना, डिस्कशन होगा अच्छे से. पेरेंट भी आपको कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, हम लोग क्या फेस कर रहे हैं वो भी बताएंगे. ऑनलाइन में से हम लोग नेटवर्क का इशू आपने देखा थोड़ी देर पहले फेस किया, अचानक कैमरे में हाथ लगा मेरा, वायर्स का खिंच गया, 15-20 मिनट वेस्ट हो गए अपने. ये वेस्टेज भी तो हम लोग फील कर रहे हैं ना. खैर चलिए, तो बच्चों फिर पूरी कहानी देख लो. एक अंदर हाई प्रेशर, ट्रक का टायर, ट्रक का ट्यूब लेने का मतलब दिमाग में इमेजिन करो बहुत हाई प्रेशर होता होगा, कितना हाई होता होगा. उस हाई प्रेशर से पिन होल से गैस निकलती एकदम तेजी से, तो गैस ठंडी हो गई तो जूल थॉम्सन इफेक्ट,
गर्म होगी तो नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट, और अगर ना कूलिंग ना हीटिंग होगी तो जिस टेम्परेचर पे ऐसा होगा वो इन्वर्जन टेम्परेचर। अच्छा, एक गैस, कोई एक गैस है मुझे बच्चे, एक गैस 25 टेम्परेचर उसका है तो कूलिंग शो कर रही है, 26 से कूलिंग शो कर रही है, उसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा 27 कर दिया तो वो कूलिंग हीटिंग कुछ नहीं शो करेगी, 27 के ऊपर निकल गया तो उसने हीटिंग शो करना शुरू कर दिया। तो एक ही गैस का बिहेवियर बदल सकता है बेस्ड ऑन कि आप टेम्परेचर उसका बदलते जा रहे हैं, है ना। तो ये है गैस का बिहेवियर। कई जगह देखिए, ये कई जगह बुक्स में मेंशन नहीं होगा इन्वर्जन टेम्परेचर, क्वेश्चन मिलेगा इन्वर्जन टेम्परेचर पे, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, ठीक है। इनका रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। अभी जो समझाऊंगा ना वो एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ इसको पता है, फटाफट एक्सप्लेन हो जाएगा। फर्स्ट लॉ हमने अभी पढ़ा नहीं है, थर्मो का पार्ट है, किसी को अगर किसी ने पढ़ा होगा तो कैच कर पाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कूलिंग क्यों होती है, समझे। एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी एनर्जी, गैस की कहानी होती है, गैस की कहानी की गैस की एनर्जी घट गई, गैस की एनर्जी घट गई तो उसका टेम्परेचर घट जाएगा, ध्यान रखना। गैस की एनर्जी घट गई तो गैस का टेम्परेचर घट जाएगा, गैस की एनर्जी बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को मिलते हुए आपको रफली समझा रहा हूँ। जिनको फर्स्ट लॉ पता है, कभी 9th 10th में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, वो लोग कैच करेंगे, अपने हिसाब से लिंक करेंगे। बाकी लोग मैं लॉ नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा क्या है। देखो जरा बच्चों, जब गैस पिन होल से निकलती है, सोचिए जरा, पिन होल से जब गैस निकलती है तो जनरली गैस के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो तो बाकी सब में अट्रैक्शन लगता है। हाइड्रोजन हीलियम को हटा दें तो बाकी सारी गैस में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। तो अब मान लो ये गैस अंदर से बाहर आई और नॉर्मल गैस थी, नॉर्मल गैस थी तो क्या होगा, गैस के इस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन लग रहा होगा। अंदर बहुत हाई प्रेशर था, गैस के मॉलिक्यूल ठूस ठूस के भरे थे, बहुत पास थे, लेकिन जैसे ही पिन होल से निकले, ठीक है, ये दूर दूर जाना चाहेंगे और होगा क्या, बच्चों ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। दो मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल के बीच जनरली अट्रैक्शन लगता है, हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के बाकी सब में अट्रैक्शन लगता है। तो अट्रैक्शन लगता है, मॉलिक्यूल बाहर निकले, अट्रैक्शन लग रहा था, अब क्या है, अट्रैक्शन लग रहा था, उनको दूर दूर जाना है, तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हुए दूर दूर तक जाएंगे ना। और गैस के मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं अपने अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हुए, तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे, वर्क करने में अपनी एनर्जी खर्च कर देंगे। गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकले, उनमें अट्रैक्शन लग रहा है, वो अट्रैक्शन के अगेंस्ट दूर दूर जा रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खर्च कर देंगे। सोचिए बच्चों, गैस के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी खर्च कर देंगे तो उनकी एनर्जी घट जाएगी, जिसको हम नाम देंगे आगे जाके इंटरनल एनर्जी। गैस की एनर्जी घट जाएगी, क्यों घटी, क्यों, मॉलिक्यूल बाहर निकले, अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन के अगेंस्ट एक्सपांड कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खर्च कर देंगे तो अपनी एनर्जी घट जाएगी, नहीं टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है। आगे जाके इस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी नाम देंगे, अभी नहीं, आगे जाके देंगे, अभी लिखाएंगे भी नहीं इंटरनल एनर्जी। समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आ गया तो छोड़ दीजिए अभी, बट फिर भी हल्का सा आइडिया देना जरूरी था। आइए इसकी बात करते हैं हीटिंग कैसे होता है। और हीटिंग कौन शो करता है, जनरली बच्चों हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा हीटिंग शो करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम ये हीटिंग शो करते हैं। क्यों, क्या होता है, आप जानते हैं सारी गैस में अट्रैक्शन लगता है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जब पिन होल से बाहर आएंगे ना, हाइड्रोजन गैस अगर पिन होल से बाहर आएगी ना ऐसे, तो हाइड्रोजन गैस के दो मॉलिक्यूल मतलब बाहर आ गए, एक मॉलिक्यूल ये दो, और इनमें रिपल्शन लग रहा है, तो ये ऑलरेडी इसको रिपल कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है। तो मुझे बताइए, बाकी सारी गैस में अट्रैक्शन लगता है तो उनको अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करते करते एनर्जी खर्च कर देते हैं, है ना। बाकी गैसेज जैसी पिन होल से बाहर निकलती हैं, उनमें अट्रैक्शन लग रहा है, अट्रैक्शन के अगेंस्ट दूर दूर जा रही हैं, तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करने अपनी एनर्जी खर्च कर देंगी, एनर्जी खर्च होगी नहीं, एनर्जी घट गई तो टेम्परेचर घट गया। सारी गैसेज टेम्परेचर में डिक्रीज शो करती हैं, हाइड्रोजन हीलियम में इंक्रीज शो करती हैं। क्यों, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है ना, हाइड्रोजन और हीलियम जो होती हैं उन पे जैसे उनसे बताते हैं कुछ, उनमें रिपल्शन लगता है। तुम बता ना, फाइनाइट साइज है, रिपल्शन लगता है, फाइनाइट साइज एटम बहुत छोटे हैं, न्यूक्लियस बहुत पास आ गया, रिपल्शन लग रहा है, तो रिपल्शन लग रहा है। हाइड्रोजन हीलियम का मॉलिक्यूल बाहर निकला बच्चों, बाहर निकला, और बाहर निकलने क्या है, रिपल्शन, इनमें ऑलरेडी रिपल्शन लग रहा है, तो अपने आप दूर जाएगा, अपनी रिपल्शन करना अपने आप दूर जाएगा, उसको अपनी कोई एनर्जी नहीं खर्च करनी रिपल्शन में, कि नहीं सर दूर जाने में एनर्जी खर्च कर रहे हैं ना। ऐसे बाहर निकला, रिपल्शन लगा, दूर तो अपने आप चला गया। और जब ये काम एनर्जी, इसमें क्या हुआ, इसमें गैस के मॉलिक्यूल कोई एनर्जी नहीं खर्च हुई, बल्कि क्या हुआ, अपने आप जब दूर चला गया, जब कोई प्रोसेस अपने आप होता है तो सिस्टम को एनर्जी गेन होती है। बाहर निकले, अपने आप रिपल्शन दूर चले गए बच्चों। सेकंड केस में अपने आप दूर जाने से क्या हुआ, कुछ एनर्जी मिली गैस को कुछ खर्च नहीं करना पड़ा, बल्कि अपने आप काम हो रहा तो एनर्जी गेन मिली, और एनर्जी गेन मिली, एनर्जी बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ गया। ये मैंने एक्सप्लेन किया एक रफ लैंग्वेज में कि सर जैसे ही मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, अगर उनमें अट्रैक्शन लग रहा है तो बाहर निकलते एक्सपांड करेंगे, अट्रैक्शन के काम करेंगे, अपनी एनर्जी खर्च कर देंगे, नहीं अपनी एनर्जी घटेगी, टेम्परेचर घटेगा। ये जूल थॉमसन इफेक्ट। नेगेटिव में क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम नेगेटिव शो करते, क्यों, जैसे हाइड्रोजन हीलियम का मॉलिक्यूल बाहर आया, में रिपल्शन लग रहा है, रिपल्शन कर अपने आप दूर जाना चाहेंगे, उसको अपनी एनर्जी नहीं खर्च करनी है, अपने आप एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये एक रफ लैंग्वेज में है, बाकी मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मो चैप्टर आएगा तब। आप
रिकॉल करना सर, आपने बोला था फर्स्ट लॉ में बताएंगे क्या, जूल थॉमसन इफेक्ट का रीजन अपने आप लिंक कर लोगे, आपके मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, आप लोग लिंक कर पाओगे तब तक, ठीक है। आइए, सो जूल थॉमसन इफेक्ट क्लियर हो गया। जूल थॉमसन इफेक्ट, नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट, इन्वर्जन टेम्परेचर, जूल थॉमसन, नेगेटिव जूल थॉमसन, इन्वर्जन टेम्परेचर, क्लियर हो गया बच्चों ये। और इन्वर्जन टेम्परेचर बॉयज टेम्परेचर का डबल होता है, ये भी क्लियर हो गया। ओके, नोट नंबर 4 था ये, नोट नंबर 5 लिखिए। नोट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, नोट नंबर 5। बच्चों हमने वॉन डर वाल इक्वेशन पढ़ी है ना, क्या थी, पढ़ी थी वॉन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। और हमने अभी क्या पढ़ लिया उसके बाद, उसके बाद हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ लिया। पहले वॉन डर वाल इक्वेशन पढ़ी, अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ लिया। वॉन डर वाल इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब क्या हम वैन डर वाल इक्वेशन से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल सकते हैं? आई रिपीट, क्या हम वैन डर वाल इक्वेशन से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलते हैं नोट नंबर 5 की तरफ, लिखिए नोट नंबर 5। देखिए वैन डर वाल इक्वेशन, सॉरी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फ्रॉम वैन डर वाल इक्वेशन, नोट नंबर 5 लिखिए बच्चों। नोट नंबर 5, compressibility factor from van der Waal equation, compressibility factor from van der Waal equation लिखा सभी ने? देखिए कैसे आता है। compressibility factor from van der Waal equation कैसे आएगा, आओ बात करते हैं। देखिए नोट नंबर नेक्स्ट 5 है, क्या लिखा आपने? compressibility factor from van der Waal equation, from van der Waal equation, compressibility factor from van der Waal equation, राइट। देखिए बच्चों compressibility factor क्या है जो हमें van der Waal equation से ऑब्टेन करना है? compressibility factor from van der Waal equation देखो कुछ ऐसा है बच्चों। van der Waal equation ऐसे देखो, ऐसे लिखते हैं क्या, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, मैं एक मोल के लिए लिख रहा हूँ, V माइनस बी इक्वल्स टू आर टी फॉर 1 मोल है, फॉर 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए ऐसी इक्वेशन लिख दी। हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए Z। Z क्या होता है? Z होता है पीवी अपॉन आर टी, ये चाहिए हमको, ये निकालना है। खैर चलो एक काम करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा पीवी माइनस पीवी, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा प्लस ए बाई वी और माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू आर टी तो है ही। तो एक काम करते हैं, हमें पीवी अपॉन आर टी चाहिए, तो पीवी को इधर ही रखते हैं, पीवी को इधर ही रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो ऐसा हो जाएगा पीवी इक्वल टू आर टी और बाकी सब ट्रांसपोज करके इधर आ गया। देखो यहाँ ये पीवी माइनस पीवी प्लस पीवी हो जाएगा, माइनस प्लस ए अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा, यहाँ माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा। और बच्चों हमें z चाहिए था, z में क्या होता है, पीवी के नीचे क्या होता है, आर टी, तो यहाँ पीवी ऊपर नीचे आर टी लाना है, तो आर टी से पूरे का डिवाइड कर दो। देखो आर टी इधर और आर टी ही इधर, डिवाइड करो। देखो ये जो आएगा बच्चों इसको तो हम z बोल देंगे, z, तो z इक्वल टू आ चुका है मेरे पास कितना, कि आर टी अपॉन आर टी 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 1 के साथ और क्या आ गया, प्लस में आ गया, देखो ये सब ऊपर पीवी नीचे आर टी, पीवी अपॉन आर टी इधर और माइनस ए अपॉन वी और प्लस ए बी अपॉन वी स्क्वायर। देखो आर टी से डिवाइड किया था तो अब यहाँ पी वी अपॉन आर टी रहेगा, ये यहाँ पे वी आर टी हो जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर आर टी हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल लिया बाय यूजिंग वॉन डर वाल इक्वेशन, ये याद नहीं करना, लिख लीजिए कैसे आया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यूजिंग वॉन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। नोट नंबर 5 चल रहा है, compressibility factor from van der Waal equation। इसको याद नहीं करना है लेकिन फिर भी लिख लीजिए,
कि कैसे आया। अच्छा, इससे बहुत सी चीजें हम और कर पाएंगे इसी फॉर्मूले से। क्या कर पाएंगे? आप कॉपी करिए इसको, मैं दोबारा ऊपर नोट करता हूं ताकि मैं इसको आगे से यूज कर पाऊं। ऊपर काफी स्पेस छोड़ दिया हम लोगों ने। चलिए, मैं इसको ऊपर कॉपी कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। एक्चुअली ये जो वन डबल इक्वेशन आई ना, सॉरी z की वैल्यू आई वन डबल इक्वेशन से, इसको कैसे यूज करना है? z इक्वल्स टू 1 प्लस पीबी बाई आर टी माइनस ए अपॉन बी आर टी, नीचे से ऊपर कॉपी कर रहे हैं जस्ट, प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर आर टी, ए बी अपॉन बी स्क्वायर आर टी। आप दोबारा मत लिखो, मैंने दोबारा लिखा कि मुझे यूज करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है देखो, इसको हटाते हैं। देखो बच्चों, मैं दो तरीके से बताऊंगा। पहला एक ग्राफ, आप मेरे हिसाब से पहले एक ग्राफ और रिकॉल करिए, ये वाला ग्राफ z वर्सेस p का ग्राफ रिकॉल करिए, जस्ट रिकॉल करिए। z इक्वल्स टू 1, ये आइडियल के लिए था। है ना, ग्राफ यूं जाता है, रियल गैस का ग्राफ यूं है ऐसा। अच्छा ये बताओ, इसको मैं 3 रीजन में डिवाइड करूं, 3 रीजन कैसा? एक ये प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, एक हाई प्रेशर, एक लो प्रेशर, और एक मॉडरेट, बीच, इन दोनों के बीच में मॉडरेट प्रेशर। या बताइए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ग्राफ को रीड करूं, जो ग्राफ को रीड करने पर रिजल्ट आएगा वो मैं रिजल्ट यहां पे अप्लाई इसमें से लाना चाहूंगा। कैसे? ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले लो प्रेशर देखिए। लो प्रेशर में क्या हो रहा है देखो, जब प्रेशर लो है, यानी 0 को टेंड कर रहा है, तो z की वैल्यू 1 को टेंड कर रही है। यानी लो प्रेशर पे जब प्रेशर एक्सट्रीमली लो है, वेरी लो है, या लो 0 को टेंड कर रहा है प्रेशर, तो z की वैल्यू 1 को टेंड कर रही है। यानी z लो प्रेशर पे z 1 होता है। ठीक है ना, मैं यहाँ भी इसमें इसको लेके आऊंगा यहाँ पे। अच्छा, फिर देखो जब प्रेशर बहुत हाई है, हाई प्रेशर पे देखिए z की वैल्यू इधर 1 से, ये 1 के ऊपर निकल गई, पूरी वैल्यू 1 के ऊपर निकल गई। हाई प्रेशर में z 1 से ज्यादा होता है। क्या देखा बच्चों आपने? लो प्रेशर पे z की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, गैस आइडियली बिहेव करती है। और हाई प्रेशर पे z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। लो प्रेशर में z 1 है, हाई प्रेशर पे z 1 से ज्यादा है। तो बताओ मॉडरेट प्रेशर पे क्या दिख रहा है बच्चों? मॉडरेट प्रेशर पे ग्राफ हमेशा 1 के नीचे, ये मॉडरेट प्रेशर, ये रहा, है ना। मॉडरेट प्रेशर पे z की वैल्यू 1 से नीचे है, यानी मॉडरेट प्रेशर पे z हमेशा 1 से कम होता है। अब कितना होता है, कोई पूछे कितना होता है, कैसे पता करेंगे? ध्यान दो, मैं इस इक्वेशन को दो तरीके से यूज करूंगा। पहले मेरा तरीका देखो, फिर आपका तरीका देखो। ठीक है, दो तरीके से। पहला तरीका, हमने ग्राफ से रीड किया, तो हमने क्या सोचा, जब प्रेशर बहुत कम है, z को 1 के इक्वल लाना है। जब प्रेशर ज्यादा है तो z को 1 से ऊपर रखना है। और जब प्रेशर मॉडरेट है, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, प्रेशर 1 से कम रहेगा। तो कहते हैं इसी चीज को कितना रहेगा, ये 1 हो, ये तो दिखता है 1 हो जाए, ठीक है, 1 से कम रहेगा कितना होगा, 1 से ज्यादा होगा कितना होगा, वो कैसे आएगा? तो इसी इक्वेशन से हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो पहला केस एट वेरी लो प्रेशर। बच्चों जब प्रेशर बहुत कम होगा तो हमने क्या कहा, जब प्रेशर बहुत कम होगा z 1 को टेंड करेगा। 1 को टेंड करने के लिए ध्यान रखना, सिर्फ इस z ये बचना चाहिए, बाकी सब हट जाना चाहिए। इसका मतलब ध्यान रखना बच्चों, हम क्या करेंगे, या तो a को 0 रखेंगे, या तो b को 0 रखेंगे, या दोनों को, इन्हीं को 0 रख सकते हैं। तो आइए सोचते हैं किसको, या तो a को 0, या तो b को 0, या दोनों को 0। तो खैर देखते हैं क्या करना है हमें यहाँ पे। ध्यान दीजिए, ग्राफ से पता लगा z एट लो प्रेशर z 1 को टेंड करता है। अब z को 1 के इक्वल रखने के लिए केवल ये बचना चाहिए। तो z इक्वल टू 1 बचे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो हम a और b को 0 रखते हैं, तो यहाँ पे ये b है, यहाँ ये a है, और यहाँ a b दोनों है। तो देखो बच्चों, सिर्फ इसको बचाना है, बाकी सब हटना चाहिए। तो हमें लग रहा है बाकी सब हटने के लिए a और इसमें
ए टेंडिंग टू 0 भी होना चाहिए और बी टेंडिंग भी 0 होना चाहिए। तो ए और बी दोनों को 0 रखो, देखो z इक्वल टू 1 बचेगा। एट वेरी लो प्रेशर z इक्वल टू 1 आ रहा है। इसको बचाने के लिए हमें ए को भी 0 करना और बी को भी 0। ए और बी क्यों 0 करने, थोड़ी देर में इन पे भी बात करते हैं। अभी लिख लो मेरे संग। फिर देखो एट मॉडरेट प्रेशर क्या होगा, बी एट मॉडरेट प्रेशर, देखो एट मॉडरेट प्रेशर क्या होने जा रहा है बच्चों, मॉडरेट प्रेशर पे ये दिख रहा है z 1 से कम होगा। 1 से कम होगा मतलब यहाँ 1 माइनस समथिंग, तो 1 ये बचेगा, माइनस टर्म ही बचा रहना चाहिए बच्चों, माइनस टर्म बचा रहना चाहिए। इसको बचाना है क्योंकि 1 माइनस समथिंग चाहिए, तो a को 0 नहीं रखना है। इसको बचाना तो a 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या गैस कर रहे हो कि हम चाहते हैं मॉडरेट प्रेशर, देखें मॉडरेट प्रेशर पे z 1 से कम है तो 1 माइनस समथिंग होना चाहिए, 1 तो रहेगा, माइनस टर्म ये बचा, इसको बचाना है तो a को 0 नहीं रखना है। a को नहीं रखना तो b को 0 करना है। यहाँ पे b को 0 कर दो। b को जैसे ही 0 करोगे तो b 0, यहाँ पे ये भी 0 हो गया, यहाँ भी ये वाला टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, z इक्वल टू बचेगा 1 और ये माइनस टर्म बचना है 1 माइनस a अपॉन VRT। तो मैंने कहा था ना कि इस ग्राफ साइड में मिला 1 से कम होगा, कितना कम होगा वो कैसे निकालेंगे, ऐसे इस 1 से कम करना है तो 1 माइनस समथिंग होना चाहिए, माइनस टर्म बचाना तो a को 0 नहीं रखना है। a को 0 अगर नहीं रखना है तो ऑब्वियसली बात किसको 0 रखना पड़ेगा, b को। तो b 0 रखो तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, v 0 होगा ये वाला टर्म भी गायब हो जाएगा। तो मॉडरेट प्रेशर पे ऐसा हो गया। अच्छा अब बात आ रही है वैल्यू हाई प्रेशर पे 1 से ज्यादा होगा तो कितना होगा हाई प्रेशर पे, कैसे निकालेंगे, तो एट हाई प्रेशर, तीसरा एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर देखो क्या होने जा रहा है बेटो, हाई प्रेशर पे ध्यान रखो। हाई प्रेशर 1 प्लस समथिंग नहीं, 1 में कुछ जोड़ना चाहिए, तो इसका मतलब 1 प्लस वाला टर्म बचा रहना चाहिए और माइनस वाला नहीं बचना चाहिए। 1 प्लस समथिंग हो ज्यादा होगा तो माइनस वाला टर्म हटाना है, माइनस वाला टर्म हटाना है तो a टेंडिंग टू 0, a 0 होगा तो ये टर्म तो हट ही जाएगा, ये टर्म भी हट जाएगा, यहाँ भी a 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, z इक्वल टू बचेगा 1 प्लस PV अपॉन RT। तो क्या बोला, जनरली बॉन्डल इक्वेशन से z की वैल्यू ये आती है, लेकिन जब बहुत लो प्रेशर होगा तो z 1 हो जाएगा। मॉडरेट प्रेशर पे 1 माइनस समथिंग होगा तो ये वाला टर्म हटा दो फर्स्ट एंड लास्ट। हाई प्रेशर पे 1 से ज्यादा होगा तो माइनस टर्म हटा दो, अपने आप ज्यादा वाला बचेगा, तो इसको हटाओगे a 0 तो यहाँ भी a 0, दोनों टर्म गायब हो गए, इतना बच रहा है। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे जब आप सॉल्व करोगे ना, कि हाई प्रेशर पे क्या होगा, लो प्रेशर पे z की वैल्यू क्या होगी, मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगी, ये सब पूछेगा। तो एक तरीका तो मैंने बताया कैसे लाना है, ग्राफ देख करके हमको ग्राफ के हिसाब से वैल्यू लानी है, ये हमने आपको बताया अभी। ग्राफ बोलता है z इक्वल टू 1 लाना है तो 1 के लिए a b दोनों 0 रखो। ग्राफ बोलता है 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, 1 माइनस समथिंग होना चाहिए, माइनस टर्म को बचाना है, माइनस टर्म को बचाना नहीं, a को 0 नहीं रखना है, b रखो 0। और तीसरा 1 से ज्यादा होना है तो 1 से ज्यादा 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, माइनस वाला टर्म हटाना है ग्राफ के हिसाब से, 1 से ज्यादा होना चाहिए, माइनस वाला टर्म हटाना है तो माइनस वाला टर्म हटा दो, a को 0 b को 0, मतलब अपने आप तीनों ग्राफ तीनों बन जाएंगे। ये फॉर्मूला याद नहीं करना, अपने आप आ जाएगा। ये तो एक तरीका है कि ग्राफ देख करके ग्राफ को देख करके इसमें अप्लाई करो और सीधे निकाल लो क्या आंसर आएगा। मैंने ग्राफ से अप्लाई किया इसको, ग्राफ को देख करके ग्राफ से अप्लाई किया, ये चीजें आ गई। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब इस चीज में एक्सप्लेन और एक चीज और भी करता हूं कि यहाँ पे क्यों बोला a और b 0 हो गए, इसको दूसरे तरीके से लिंक करता हूँ। एक तो मैंने ग्राफ के हिसाब से किया, क्या ग्राफ देखा, लो प्रेशर पे z 1 लाना, दोनों 0 रख दो, a 0 b 0, 1 माइनस 1 से कम लाना मॉडरेट प्रेशर पे तो माइनस वाला टर्म बचाओ, यानी a को 0 नहीं रखना, b को 0 रख दो, याद हो गया सीधे। हाई प्रेशर 1 प्लस समथिंग चाहिए तो प्लस 1 प्लस वाले टर्म बचे होने चाहिए, माइनस वाले को हटाना है, a को 0 रख दो। तो यहाँ पे दोनों 0, यहाँ a 0 नहीं, यहाँ a 0, ऐसा। जब क्वेश्चन करोगे, आर्काइव करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लास्ट सीपीपी में भी इस टाइप के दिए गए हैं, है ना। लेकिन बच्चों एक चीज और समझा दें कि ठीक है सर ये ग्राफ से देखे तो लिख दे, इसको प्रैक्टिकली कैसे समझाओगे, तो प्रैक्टिकली ऐसे है, देखो जरा बच्चों, जब प्रेशर बहुत कम होता है, कोई गैस भरी हुई है, ध्यान दीजिए, कोई गैस भरी हुई है ऐसे, ये यहाँ पे, और ठूस के गैस भरी, हाई प्रेशर था, आपने क्या किया, प्रेशर को बहुत एक्सट्रीमली लो कर दिया, प्रेशर बहुत कम हो गया, इसका मतलब गैस बहुत ज्यादा, ये पिस्टन यहाँ आ गया, गैस बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई। गैस जो इतने वॉल्यूम में थी, इतने वॉल्यूम में
वो भी वही गैस अब देखिए इतने वॉल्यूम एक्सपैंड फैल गई। तो बच्चों क्या लगता है, पहली चीज तो ये कि मॉलिक्यूल इतने दूर दूर हो गए। एक मॉलिक्यूल जब प्रेशर टेंडिंग प्रेशर बहुत लो होता है तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि इसमें इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो ए टेंडिंग टू 0। और दूसरा चीज बच्चों, लो प्रेशर वॉल्यूम बहुत, ये वॉल्यूम बहुत लार्ज हो गया होगा, इतना लार्ज वॉल्यूम हो गया होगा कि इस लार्ज के सामने बी नेग्लिजिबल होगा, है ना। लार्ज के सामने इंट्रामॉलिक्यूलर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये इतना लार्ज होगा कि बी टेंडिंग टू 0 हो जाए। क्यों? एक लार्ज वैल्यू के सामने एक छोटी वैल्यू निगलेक्ट कर सकते हैं। ग्राफ से लाना अलग चीज है, प्रैक्टिकली समझना एक और चीज है। क्या वेरी लो प्रेशर कब होगा? जब ये गैस को बहुत ज्यादा इनफाइनेटली एक्सपैंड कर दो, प्रेशर लो हो जाएगा। इनफाइनेटली एक्सपैंड कर दो कि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा, तो ए टेंडिंग टू 0, ए 0 को टेंड करेगा। फिर वॉल्यूम इतना लार्ज हो गया, इतना ज्यादा लार्ज हो गया कि जब हम b माइनस बी करते हैं, देखिए जरा b इतना लार्ज है, b इतना लार्ज है कि b माइनस बी करोगे तो इसके सामने ये नेग्लिजिबल है, ऐसा मान लो। पहला वाला टर्म था जो हमने फोटो से बनाया। दूसरे में देखते हैं जरा, मॉडरेट हाई प्रेशर पे क्या होगा? जो हाई प्रेशर पे देखो, हाई प्रेशर पे क्या होगा? हाई प्रेशर मतलब क्या हो गया? गैस ये थी ऐसे और आपने प्रेशर बहुत हाई कर दिया, और जो प्रेशर जैसे ही हाई करोगे, इतना हाई प्रेशर मतलब ये हो गया कि ये प्रेशर की वैल्यू हाई, पी बहुत हाई हो गया, ये पी था पहले इतना, ये प्रेशर इतना हाई हो गया, राइट। अब प्रेशर इतना हाई हो गया, तो अब देखिए प्रेशर हाई का मतलब क्या हुआ बच्चों? पहले मॉलिक्यूल ये ऐसे था तो प्रेशर बहुत हाई हो गया, मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ गए। क्या लगता है बच्चों? प्रेशर ये वॉल्यूम बहुत कम हो गया, बहुत हाई प्रेशर है, इतना हाई कर दी कि वॉल्यूम बहुत कम हो गया। तो बी के सामने, अब देखो यहाँ पे बी के सामने बी 0 होगा? नहीं, क्योंकि ये वॉल्यूम ही इतना कम हो गया कि बी इसके सामने 0 नहीं होगी, नॉन जीरो, नॉन जीरो। फिर क्या होगा? फिर ये होगा सर कि जो हम p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर रखते हैं ना, ये वैल्यू इतनी हाई हो गई, ये इतनी हाई है, इतना हाई है कि इसके सामने इसका कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं रहा, निगलेक्ट कर दो। तो एक तो मैंने आपको बताया कहां से, एक तो मैंने बताया ग्राफ से कैसे लेके जाएंगे, याद करने वाला तरीका वही अपनाइएगा, क्वेश्चन में वही अपनाइएगा। लेकिन कोई लॉजिकली पूछते तो क्या बताएंगे? तो पार्ट ए में वेरी लो प्रेशर में, पार्ट ए का फोटो बना हुआ है, वेरी लो प्रेशर नहीं, गैस को इनफाइनाइट एक्सपैंड कर दिया, मॉलिक्यूल दूर दूर, एक का कोई मतलब नहीं, और बी इतना लार्ज हो गया, उसमें बी घटाने कोई फर्क नहीं पड़ता, बी को निगलेक्ट करो। हाई प्रेशर पी इतना हाई है, ये इतना हाई है कि इसको जोड़ने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो बी के सामने बी नेग्लिजिबल अभी नहीं होगा, इसलिए केवल हमने ए को निगलेक्ट किया, बी को निगलेक्ट नहीं किया। ठीक है। और बच्चों मॉडरेट प्रेशर की बात करें तो मॉडरेट प्रेशर में हम कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो कुछ ना कुछ रहता है, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम क्या करते हैं, सॉरी जो इंटरएटॉमिक स्पेस है उसको निगलेक्ट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को नहीं करते। तो मॉडरेट प्रेशर में दोनों के बीच की कहानी रहती है। ठीक है, तो मॉडरेट प्रेशर में Z1 से 1 लाना है तो बीच की कहानी है ऐसे कुछ। मॉडरेट प्रेशर जब भी बात करें तो प्रैक्टिकल रेंज की बात है, प्रैक्टिकल रेंज, प्रेशर प्रैक्टिकल रेंज में है। प्रैक्टिकल रेंज में मॉलिक्यूल इतने दूर नहीं होंगे, ए को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ए को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ टोटल वॉल्यूम के सामने, टोटल वी के सामने बी निगलेजिबल होगा, इसलिए बी को निगलेक्ट किया, ए को नहीं। तो इस इक्वेशन को समझिए, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे और आपको मिलेंगे भी, एग्जाम में आए भी हुए हैं कि वन वाल इक्वेशन से हम कैसे z की वैल्यू अलग अलग निकाल सकते हैं। आप याद भी कर सकते हैं, हाई प्रेशर, सर वेरी लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर और हाई प्रेशर। एक चीज और बताओ बच्चों, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? गेस करो, जैसे मैंने ये कहानी सुनाई ना, ऐसे ही सोचो हाई टेम्परेचर पे क्या होने जा रहा है। पार्ट डी जोड़ लो, यहाँ पे, यहाँ पार्ट डी लिख लो, जगह नहीं है तो मैं ऊपर पार्ट डी यहाँ लिख देता हूँ, पार्ट डी इधर लिख देता हूँ, पार्ट डी यहाँ आना चाहिए, बट पार्ट डी इधर कर देते हैं। एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया, ये बताइए, अगर टेम्परेचर हाई कर दोगे, टेम्परेचर हाई कर दोगे और इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ टेम्परेचर पहले इतना था, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रेशर भी बढ़ेगा, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे केस में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, इस पे लगने वाला प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर जैसे ही हाई करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या करेगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम इतना लार्ज हो जाएगा, वॉल्यूम इतना लार्ज हो जाएगी, लार्ज वॉल्यूम हो गया, इतना लार्ज हो जाएगा कि V के सामने B को निगलेक्ट कर दोगे।
ठीक है, बी के सामने बी को निगलेक्ट कर दोगे। और वॉल्यूम लार्ज होने से क्या हो बच्चों, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, इतने दूर हो गए इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ए का कोई मतलब नहीं रहा, तो ए टेंडिंग टू 0। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में हुआ था, नहीं फर्स्ट पॉइंट में ए और बी दोनों 0 थे, वैसे लास्ट पॉइंट में भी ए और बी दोनों 0 होंगे। क्यों? टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर हाई है, वो इस दौरान जब टेम्परेचर बदलेंगे उसमें प्रेशर नहीं बदलेंगे, टेम्परेचर बदल रहे हैं, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो बच्चों हाई टेम्परेचर के कारण क्या वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इतना लार्ज हो जाएगा कि मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, तो ए का कोई मतलब नहीं रहा, वॉल्यूम लार्ज हो गया तो बी में से बी आराम से निकलेक्ट कर दो। हाई टेम्परेचर पे, आई रिपीट वंस अगेन, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हाई कर दिया, वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि ज्यादा वॉल्यूम के सामने बी को निगलेक्ट करने का फायदा नहीं, बी को निगलेक्ट करो, बी नेग्लिजिबल रहेगा। और लार्ज वॉल्यूम मॉलिक्यूल दूर दूर हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर का फोर्स ना के बराबर होगा, तो ए को निगलेक्ट कर दो। तो यहाँ भी A0 B0, यानी ए टेंडिंग टू 0 बी टेंडिंग टू 0, दोनों 0 हो गए, यहाँ फिर से z की वैल्यू लगभग 1 आ जाएगी यहाँ पे। तो z की वैल्यू Z1 दो तरीके से होता है, एक लो प्रेशर पे, दूसरा हाई टेम्परेचर पे। लो प्रेशर है, नहीं लो प्रेशर पर Z1 होता है, हाई टेम्परेचर 1 होता है। तो जो गैसेस होती हैं, जो रियल गैसेस होती हैं, वो आइडियल बिहेवियर को अप्रोच कर सकती हैं कब? उनका प्रेशर जितना कम हो उतना रखो, उनका टेम्परेचर जितना हाई हो उतना रखो। तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रियल गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रियल गैसेस आइडियली बिहेव, सॉरी लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रियल गैसेस आइडियली बिहेव कर रही हैं, ये आपने देखा भी। ठीक है, यही कुछ चीजें मिसिंग थी जो मैंने कहा था डिस्कस कर देंगे आज। अगर 15-20 मिनट का अगर वो डिस्टर्बेंस नहीं हुआ होता तो ये अब तक हो गया होता। सर A0 कैसे हो गया एक बार बता दीजिए। A0 बच्चों, फर्स्ट केस लास्ट केस? सर लास्ट केस, हाई टेम्परेचर। हाँ, लास्ट केस में क्या हुआ, टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा बच्चों, तो हाई टेम्परेचर है, प्रेशर कांस्टेंट है, अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर कांस्टेंट पे बॉयल्स लॉ लगता है ना, बॉयल्स लॉ क्या बोलते, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट पे क्या लगता है, चार्ल्स लॉ लगता है। चार्ल्स लॉ बोलेगा प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो पिस्टन को हिट करते वॉल्यूम वॉल्यूम बहुत लार्ज हो जाएगा। जब वॉल्यूम लार्ज हो गया, लार्ज वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल काफी दूर पे, तो बताओ जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी दूर दूर हो गए, कोई इंटरेक्शन होगा, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा ना के बराबर लगेगा, निगलेक्ट कर दिया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तब लगेगा मॉलिक्यूल पास पास होंगे, हाई टेम्परेचर वॉल्यूम लार्ज हो चुका है, वॉल्यूम लार्ज हो चुका, मॉलिक्यूल दूर दूर हो चुके हैं, तो उन्हें इंटरेक्शन नहीं लगेगा, सो ए टेंडिंग टू 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने डिस्कस किया, इस पे क्वेश्चंस बहुत से बनेंगे बच्चों। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव फैक्टर कैसे कैसे लेना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं हटा रहा हूँ उसको, याद रखिए कैसे आता है, रफ आइडिया में मैंने सबसे पहले यही बताया था कि ग्राफ देख के कैसे आप वन डायमेंशनल इक्वेशन को जज करोगे, क्या 0 रखना है, और फिर उसको मैंने प्रूव किया कि नहीं भाई एक्चुअल रीजन क्या है। तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियली बिहेव करती हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। आइडियली बिहेव करने का मतलब Z की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, Z की वैल्यू 1 को अप्रोच करती है, ये Z इक्वल टू 1 का मतलब होता है। आगे देखते हैं बच्चों। अच्छा, तो काफी कुछ डिस्कस किया आज ने, वन डायमेंशनल इक्वेशन, जूल थॉमसन इफेक्ट, नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट, इन्वर्जन टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर, है ना। मैंने कहा था बॉयल्स टेम्परेचर कैसे आता है ये भी आपको बताऊंगा, लेट द टाइम कम, इसी चैप्टर में अगर समय रहा तो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए छोटी सी बात करते हैं, आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए जरा। हेडिंग डालिए कंडेंसेशन ऑफ गैस, कंडेंसेशन ऑफ गैस, गैस कैसे कंडेंस होगी, बिल्कुल लाइव फोटो, गैस को लाइव कंडेंस होते हुए देखिए। यहां एक गैस भरी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मॉलिक्यूल थे गैस के। गैस कंडेंस करने में हम सबको पता है सर, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो, और जब बहुत पास आएंगे तो लिक्विड, और ज्यादा पास आएंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, मॉलिक्यूल को पास पास लाना है, हमने यहाँ से प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। अगले फोटो में प्रेशर बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम ऑब्वियसली घट जाएगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए। देखिए यहाँ प्रेशर इतना था, यहाँ प्रेशर इतना था, यहाँ प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया, एरो थोड़ा बड़ा बनाएगा, प्रेशर मॉलिक्यूल और क्लोज आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। फिर हमने प्रेशर और बढ़ा दिया, प्रेशर और बढ़ा दिया तो मॉलिक्यूल और क्लोज आ गए। देखिए प्रेशर का एरो और बढ़ा कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे भी आ गए, लेकिन अभी भी गैस है।
फिर आपने और प्रेशर बढ़ा दिया। जैसे ही प्रेशर आपने बढ़ाया, देखिए फिर कुछ ऐसा हुआ। प्रेशर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अभी भी गैस है। प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते अब आपने हद पार कर दी। जैसी आपने हद पार करी, क्या हुआ? गैस गैस ना रही, क्या हो गई? लिक्विड हो गई। देखिए बच्चों, ये गैस अब लिक्विड बन गई। ये लिक्विड को डैश से दिखाते हैं, गैस को डॉट से दिखाते हैं। ये लिक्विड हो गया, तो प्रेशर आपने हद क्रॉस कर दी, प्रेशर एक लिमिट के ऊपर चला गया। प्रेशर जैसे ही लिमिट के ऊपर गया, गैस कंडेंस हो गई, तो अब ये लिक्विड हो गई। देख रहे होंगे आपने, लाइव देखा गैस को कंडेंस होते हुए, देखा ना? लिखना कुछ नहीं है, फोटो बनाइए और फोटो से ही समझ जाइए कि सर गैस का प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते जब हद क्रॉस कर दोगे तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन ऑफ गैस, ध्यान रखना इस दौरान हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो गैस के कंडेंस होने का लाइव फोटो बना लीजिए सभी लोग, कुछ लिखना नहीं है, सब फीलिंग इस फोटो में ही है। कंडेंसेशन ऑफ गैस, गैस आपने कंडेंस कर ली। ठीक है, गैस कंडेंस हो चुकी है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे? ग्राफ पे ऐसे दिखाएंगे मुझे तो बेटा, ये यहां P है, यहां V है ना? देखो जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं यानी एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, ध्यान देखिएगा, प्रेशर लगातार बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है यानी एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। और वॉल्यूम लगातार घट रहा है। अगर वॉल्यूम की बात करो V, वॉल्यूम लगातार घट रहा है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है, तो ग्राफ ऐसे चलेगा। यहां से शुरू करते हैं फर्स्ट फोटो को, ऐसे ये ऐसा। अगर ऐसा चलोगे ना तो क्या लग रहा है? वॉल्यूम घट रहा है, हाँ इधर वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऐसे चल रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, ऐसा। पहले आपने जो गैस थी, गैस का प्रेशर बढ़ा रहे थे, प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घटते 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 यहां तक आ गया, ये देखो। और इस पॉइंट पे क्या हुआ? गैस कंडेंस होना शुरू हुई। इस पॉइंट पे गैस कंडेंस होना शुरू हुई, तो गैस कंडेंस होना शुरू हुई यानी गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए। गैस, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में आ गए। लिक्विड और इक्विलिब्रियम का साइन और गैस इक्विलिब्रियम में आ गए। इस पॉइंट तक आते आते सारी गैस कंडेंस हो गई। इस पॉइंट तक आते आते सारी गैस जो थी कंडेंस हो गई। और गैस जब कंडेंस हो गई, सब लिक्विड बन गया। अब बच्चों प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यहाँ प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम में चेंज ज्यादा आ रहा था, लेकिन एक बार लिक्विड बन गया तो अब प्रेशर में चेंज करने पे वॉल्यूम में चेंज होगा, तो लेकिन ना के बराबर होगा नहीं। ग्राफ कुछ ऐसा चला गई है, ऐसा। ये मतलब इसको और थोड़ा डीप और ऐसा वर्टिकल कर देंगे, ठीक है ना? एक बार लिक्विड, इसमें पर लिक्विड हो चुका है, सब लिक्विड हो चुका है, लेकिन लिक्विड में क्या हो रहा है देखो ना, प्रेशर में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, तो एक्स वॉल्यूम में ना के बराबर चेंज हो रहा है। तो गैस के कंडेंस होने का वीडियो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि पहले गैस का प्रेशर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम घट रहा था, तो प्रेशर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम घट रहा था। तो यहाँ से यहाँ तक गैस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गैस कंडेंस होना शुरू हुई, गैस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गए। इस पॉइंट तक आते थे पूरा कंडेंसेशन पूरा हो गया और ये पूरी गैस बन चुकी है, ये। और यहाँ से यहाँ दोनों इक्विलिब्रियम में थे। जब पूरी गैस बन चुकी है, उसका प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, नहीं। ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ये ग्राफ बना लीजिए, समझ लीजिए। और इस ग्राफ के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट था बच्चों, इस ग्राफ को बनाते समय टेम्परेचर कांस्टेंट था, क्योंकि कंडेंस करते समय हमने टेम्परेचर को फिक्स करके रखा था। सर वो इक्विलिब्रियम का साइन कैसा बना है? डबल एरो, इक्विलिब्रियम का साइन ऐसा बनता है, ऐसे इक्वल टू का साइन बनाओ, फिर एक हेड इधर, ऐसा हाफ एरो इधर, हाफ एरो, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है, वही बनाया वहां पे। गैस को कंडेंस होते हुए लाइव आपने देखा और उसका आपने तुरंत ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं, ये तो था गैस का टेम्परेचर कुछ T था, तो मैंने कंडेंस कराया, आपने कर दिया। फिर क्या हुआ? हमने कहा चलो इसको रिपीट करते हैं, इसी को रिपीट करते हैं। कैसे रिपीट करते हैं? देखिए, इस बार हमने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया बच्चों, उसको शुरू में फिर से इसको दिया, टेम्परेचर बढ़ा के दिया। टेम्परेचर बढ़ा के दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 RT ना होती पर मोल।
1 मोल काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT, 2 मोल की इसका डबल, 3 मोल की इसका ट्रिपल, आधा मोल इसका हाफ। खैर अगर 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की है, या एक मॉलिक्यूल की कितनी है 3/2 kT, और 1 मोल की 3/2 RT। 1 मोल के लिए RT यूज होता, R यूज होता है, और 1 मॉलिक्यूल के लिए KT यूज होता है। तो 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल 3/2 kT। बच्चों टेम्परेचर अब हम बढ़ा के दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल ज्यादा तेज चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब उनको कंडेंस करना थोड़ा मुश्किल हो गया। नहीं, जब कुछ ज्यादा एक्टिव होता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नॉर्मल एक आलसी कंट्रोल करना आसान है, बहुत एक्टिव उसको कंट्रोल करना मुश्किल। वैसे ही क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और बच्चों टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसकी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो मॉलिक्यूल तेज चल रहे हैं, उनको कंडेंस करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब आसानी से कंडेंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो अब कंडेंस करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा। तो अब देखो ऐसे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगा नहीं, ग्राफ ऐसा चलेगा, ऐसे यहां से यहां तक। ये टेम्परेचर T1 हो गया, T1 T से ज्यादा है, फिर इस पॉइंट में वो लोग कंडेंस करना शुरू हुआ, कंडेंस होता है यहाँ पूरा कंडेंस हो गया, यहाँ फिर लिक्विड बन गया, लिक्विड का फिर ये देखिए ऐसा जाएगा। तरीका वही है, गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम ये, लेकिन ये पोर्शन थोड़ा हॉरिजॉन्टल पोर्शन छोटा हो गया। क्यों, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने। या मान लो ये T1 था, शुरू में टेम्परेचर यहाँ T1 था, यहाँ T2 कर दो, ये T2 टेम्परेचर, और T2 में टेम्परेचर ज्यादा है, गैस को कंडेंस करना मुश्किल है, ज्यादा प्रेशर लगेगा, नहीं वाई कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट बढ़ गया, ग्राफ थोड़ा ऊपर साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर हमने कहा ठीक है काम करते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर कंडेंस कर लिया, लेकिन है ना। फिर एक तीसरे केस में कहा एक काम करते हैं, एक बार फिर से हम और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और फिर से कंडेंस करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अब और ज्यादा प्रेशर लगे, वाई कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा, तो ग्राफ का ट्रेंड ऐसा जाएगा। देखिए इस टाइप से टेम्परेचर T3 पे ऐसा पहुंच गया, ये ऐसा, ये टेम्परेचर T3 जो और ज्यादा है ना। टेम्परेचर T4 पे दोनों पॉइंट इतने क्लोज आ जाएंगे, एक ही हो जाएंगे, ऐसा T4 पे ऐसा कुछ हो गया, ये यहाँ पे कंडेंस हुआ है ना, दोनों पॉइंट सेम हो गए, और यहाँ पे इधर लिक्विड। यानी टेम्परेचर T4 पे क्या है बच्चों, इधर गैस इधर लिक्विड, और ये एक डॉट पॉइंट हो गया। अभी तक क्या था, दोनों पॉइंट अलग अलग होते थे, यहाँ से यहाँ तक इक्विलिब्रियम, इसमें यहाँ से यहाँ तक इक्विलिब्रियम, यहाँ से यहाँ से, इसमें दोनों पॉइंट ना क्लोज आ गए, एक ही हो गए। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते दोनों पॉइंट, यहाँ पे गैस कंडेंस तो हो गई, इस पॉइंट पे आते थे कंडेंस तो हो गई, लेकिन ये इक्विलिब्रियम वाले दोनों वाले पॉइंट एक ही जगह पर, एकदम डॉट पॉइंट पे कंडेंस हो गई, की जगह तुरंत कंडेंस हो गई। तो बच्चों T1 से T2 किया, कंडेंस करना मुश्किल हुआ, T2 से T3 के कंडेंस करना और मुश्किल हुआ, और हाई प्रेशर लगा, और टेम्परेचर T3 से बढ़ा के जैसे T4 किया, तो बच्चों कंडेंस तो हो गया, लेकिन और हाई प्रेशर लगा। T4 पे कंडेंस तो हो गया, लेकिन और हाई प्रेशर लगा, समझ रहे हैं। T4 पे कंडेंस हुआ, बट प्रेशर और ज्यादा लगा। अब जब प्रेशर और ज्यादा लगा, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दें तो कहते हैं देखो ना, T4 के ऊपर अगर चले गए ऐसे, तो बच्चों यहां भी गैस होगी, मतलब T4 के ऊपर का टेम्परेचर चले गए तो ये गैस रहेगी, यहां भी गैस रहेगी, मतलब गैस ही रहेगी, कंडेंस नहीं होगी। तो टेम्परेचर T5 जो कि इसके ऊपर है, इस पे गैस को कंडेंस करना संभव नहीं है, यहां गैस कंडेंस नहीं हो रही, यहां तक गैस कंडेंस हो रही थी। तो क्या बोलते हैं, लो टेम्परेचर पे गैस कंडेंस होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडेंस करना थोड़ा मुश्किल होगा। बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि इस टेम्परेचर तो गैस को कंडेंस कर सकते हैं, नहीं ये दोनों पॉइंट एक ही जगह आ गए, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों पॉइंट एक जगह आ गए। टेम्परेचर T4 तो गैस कंडेंस हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर T4 के ऊपर चले गए तो अब गैस को कंडेंस करना संभव नहीं है। बच्चों टेम्परेचर T4 के ऊपर चले गए तो गैस कंडेंस नहीं होगी। सुन लीजिए पूरी चीज, नॉर्मल टेम्परेचर गैस कंडेंस हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हुई, और बढ़ाया और मुश्किल हुई, और बढ़ाया और मुश्किल हुई। एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि इस टेम्परेचर तक T4 तक फिलहाल इसमें गैस कंडेंस हो सकती है, लेकिन इसके बियॉन्ड टेम्परेचर T4 के बियॉन्ड अगर गैस का टेम्परेचर हो गया, कुछ भी कर लो, कितना भी हाई प्रेशर लगा लो, मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर लगा लो, गैस कंडेंस नहीं होगी। तो ये टेम्परेचर T4 जिस तक गैस को हाई प्रेशर से कंडेंस किया जा सकता है, उसके बियॉन्ड गैस को कितना भी हाई प्रेशर लगा कंडेंस नहीं होगी। इसको हम लोग नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो पहले आपने कंडेंसेशन देखा, और फिर आपने समझा कंडेंसेशन का ग्राफ, और कंडेंसेशन के ग्राफ में ही टेम्परेचर बढ़ाते 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 टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और जिसमें इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन ये कम होता जाए, कम होते होते एक पॉइंट एक जगह पे एक डॉट हो जाएगा, है ना। और जहां ये डॉट हो गया वहां पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट हुई, लेकिन उसके बियॉन्ड जाने पे गैस रहेगी, गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी।
तो जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस गैस ही रहती, कभी कंडेंस नहीं होती, कितना ही हाई प्रेशर क्यों ना लगा लो, उस टेम्परेचर को नोचो हम एक नाम देते हैं क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर चाहिए उसको कंडेंस करने के लिए उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पता है पहले, और क्रिटिकल प्रेशर क्या है, जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है, इस समय कंडेंस करने के लिए इस पॉइंट पे, यहाँ जहाँ कंडेंस हुआ इस पॉइंट करस्पॉन्डिंग क्या प्रेशर होगा, इस डॉट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। और एक होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, वो क्या होता है, जब टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है, प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर है, उस समय 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। तो हम 3 टर्म लिखने जा रहे हैं। दोनों फोटो आपने बना लिए, इन दोनों फोटोस मैंने समझा तो दिया लेकिन लिखाना जरूरी है ना। पहला फोटो कंडेंसेशन ऑफ गैस, दूसरा फोटो उसका ग्राफ, तीसरे में लिखिए क्रिटिकल पैरामीटर्स। क्रिटिकल पैरामीटर्स देखिए बच्चों, थर्ड पॉइंट, समय कम बचा है, क्रिटिकल पैरामीटर्स जल्दी से खत्म करने हैं, वही लास्ट है हमारा। आज डाउट क्लास नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। कल किया था डाउट क्लास, और अगली क्लास में अगर डाउट हो रखिएगा, अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे। ये चैप्टर भी खत्म करना जरूरी था, फिर फालतू में। इसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, जितना जो क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व करना है, पूरा पैकेज सॉल्व करना है, सीईपी का सीईपी 4 सॉल्व करना है, उसके बाद पैकेज सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो देखो जरा, इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, क्रिटिकल पैरामीटर्स। क्रिटिकल पैरामीटर्स, थर्ड पॉइंट क्रिटिकल पैरामीटर्स। इसमें टर्म आएंगे बच्चों, पहला होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ब्रैकेट में टीसी। दूसरा होगा क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर ब्रैकेट में पीसी। तीसरा होगा क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी। मैं तीनों लिखा देता हूं आपको 1 बाय 1 फटाफट, संख्या मैंने दिया कि लिखाना बाकी, टीसी, पीसी और वीसी। तो आइए शुरू करते हैं पहले के वाले पॉइंट के संग, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर लिखिए बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर में देखिए, टेम्परेचर अप टू विच, temperature up to which a gas can be condensed using high pressure temperature up to which a gas can be condensed using high pressure and beyond which Sir, a gas can be condensation of gas can be condensed using high pressure. A gas can be condensed using high pressure and beyond which condensation of gas is impossible. And beyond which condensation of gas is impossible is known as critical temperature. Is known as critical temperature. ठीक है। और बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है हर गैस का अलग अलग होता है, उसके वन डायल पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ऐसे निकालते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8A/27 RB, 8A/27 RB, राइट, 8A/27 RB। लिख लिया। यहाँ पे ए और बी क्या है, वन डायल पैरामीटर है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट। हर गैस के लिए ए और बी अलग अलग होते हैं, तो हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है, हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है ना बच्चों। दूसरा है पीसी। पीसी मतलब क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर, दूसरा लिखिए क्रिटिकल प्रेशर। देखिए बच्चों क्रिटिकल प्रेशर में देखिए, प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंडेंस अ गैस, pressure required to condense a gas at critical temperature, pressure required to condense a gas at critical temperature is known as critical pressure, is known as critical pressure. Pressure required to condense a gas
at critical temperature is known as critical pressure. ठीक है, और PC इक्वल टू होता है A/27B²। ये हर गैस का A और B अलग अलग होता है तो उसका क्रिटिकल प्रेशर अलग अलग होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर देन क्रिटिकल प्रेशर, है ना। क्रिटिकल प्रेशर मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर ये है ना, इस पे जो प्रेशर चाहिए कंडेंस करने के लिए उसको क्रिटिकल प्रेशर, ये रहा क्रिटिकल प्रेशर। इसमें इस समय जिस प्रेशर पे कंडेंस हुई वो क्रिटिकल प्रेशर। और आखिरी में बच्चों आज की क्लास को एंड करते हुए सी लिखिए, VC क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है देखिए, क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है, क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना, उस समय 1 मोल गैस, उस समय 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, उसे बोलेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम। लिखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुई 1 मोल गैस, volume occupied by 1 mole gas at critical temperature and critical pressure condition, volume occupied by 1 mole gas at critical temperature and critical pressure condition, critical temperature and critical pressure condition is known as critical volume, is known as critical volume, is known as critical volume। बच्चों क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? क्रिटिकल वॉल्यूम जो होता है देखा गया 3B, 3 into B। B क्या है? B है गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। 1 मोल गैस का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना है? B। B हो गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, याद है B माइनस B करते थे वन वाला इक्वेशन, वो है B। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, स्मॉल b एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, और ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का 3 गुना होता है क्रिटिकल वॉल्यूम, है ना। तो VC इक्वल टू 3B, फॉर्मूला याद रखना, TC इक्वल टू 8/27 RB, PC इक्वल टू 8/27B² और VC इक्वल टू 3B। और बच्चों Z इक्वल टू आप जानते हैं, तो Z इक्वल टू होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यहाँ C लगाओगे तो EBC हो जाएगा, EBC हो जाएगा, EBC हो जाएगा। PC की वैल्यू यहाँ से रखो, VC की वैल्यू वहाँ से रखो, TC की वैल्यू यहाँ से रखो, तो देखो ये आता है, ये 3/8 आता है, चेक कर लेना ये 3/8 आता है कि नहीं आता है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको बोलते हैं क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए, और आपकी अगली क्लास होगी, इसलिए यहाँ क्लास एंड करते हैं, अपनी अगली क्लास की तैयारी करिए। ठीक है बच्चों, सर आज का रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, आज रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, 2 पार्ट में होगा, एक शुरू का पार्ट, एक रिलेटेड पार्ट। ठीक है, मैं इसका फोटो खींच कर शेयर कर दूंगा क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तक, और आप लोग सर ये 3/8 है। 3/8, हाँ देखो करके वैल्यू रख के देखो, अपने आप चेक कर लेना। PC यहाँ से, VC वहां से, और TC यहाँ से रख के देखना क्लास के आधी में 3/8 आता है कि नहीं। मुझे लग रहा है 3/8 आता है, आप भी देखो 3/8 आता है कि नहीं आता सर। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। सर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फ्रॉम वॉन डेर वाल इक्वेशन निकाले थे, सर उसमें एट लो प्रेशर, हाई और मॉडरेट प्रेशर का Z याद रखना है। हाँ वो वैल्यूज याद रखनी है, नहीं और याद नहीं रखो, तरीका याद रखो कि वन डे वाल इक्वेशन से Z निकालो, फिर किसको निगलेक्ट करना है, कैसे आएगा उससे, वो याद रखो। मतलब वो क्वेश्चन उसको देखना भी, CB4 करना, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसको याद रखो, याद नहीं रखोगे तो जो आया था वन डे वाल इक्वेशन फ्रॉम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फ्रॉम वन डे वाल इक्वेशन, वो वाला फॉर्मूला याद रखना, और कब क्या जीरो रखना है ये ग्राफ से सोच लेना कि Z प्रेशर 0 को टेंड कर रहा है तो A और B दोनों 0 रखो, प्रेशर बहुत हाई है तो A 0 नहीं रखना है, खाली B 0 रखना है, ऐसे करके देखो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, गैस का लास्ट लेक्चर हो गया है, एक आध कभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बाकी आपकी क्लास खत्म होती है, अगली क्लास की तैयारी करिए। थैंक यू।